सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम आज के अपनी क्लास की और आज की क्लास में हम करेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन की व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं। उसको हम कहते हैं अभिधेयार्थ या फिर विधेयार्थ या फिर व्यंग्यार्थ या फिर मुख्यार्थ। तो इसको कहा जाता है व्यंग्यार्थ। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में से नहीं माना जाता। चीनी को, लैटिन को, संस्कृत को या फारसी को। तो चीनी को नहीं माना जाता, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट अगला देखेंगे फिर, आर्य भाषा परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषाई परिवार है जिसमें कौन कौन सी भाषा आती है। संस्कृत, लैटिन, फारसी, हिंदी, ये भाषाएं शामिल हैं। इसमें से चीनी भाषा शामिल नहीं है। मूल शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं, या जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं उसे कहते हैं। जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों होते हैं उसको कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। जैसे मुख है, मुख एक क्या है, एक सार्थक शब्द है। इसमें से मुंह अलग करे, ख अलग करे, तो इसका अर्थात खंड कर दे तो क्या कोई सार्थक अर्थ निकलेगा क्या, नहीं। तो जिसके खंड सार्थक नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं, मूल शब्द। मूल शब्द जिन्हें अर्थात सार्थक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता उसे हम मूल शब्द या फिर उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे देखिए कमल है, चावल है, इसका और खंडन नहीं किया जा सकता, यही हमारा मूल शब्द होता है। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे वे बोलने में सरल हो या उसका निश्चित अर्थ हो। ठीक है, जब उसका निश्चित अर्थ होगा तभी हम उसको सार्थक शब्द कहेंगे। सार्थक शब्द तभी कहे जाएंगे जब उनका क्या होता है, निश्चित अर्थ होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें कौन सा कथन उपयुक्त सही नहीं है। भाषा प्रतीकों का ढांचा है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, तो यही सही नहीं है। ठीक है, संस्कृति की तरह भाषा भी क्या है, विद्यमान है। भाषाई संप्रेषण से हमको क्या मिलती है, जानकारी। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। भाषा प्रवाहहीन है, भाषा बहता नीर है, या फिर भाषा कूप जल है। उपयुक्त सभी। तो भाषा क्या है, बहता हुआ नीर है। भाषा की प्रकृति के संबंध में सत्य कथन है कि भाषा क्या है, तो बहता हुआ जल है। भाषा में समास का प्रयोजन है, कम शब्दों में अर्थ की प्रच्छन्नता, कम शब्दों में अर्थ का विस्तार, या कम शब्दों में अर्थ का लाघव, लाघव छोटा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, कम शब्दों में अर्थ का विस्तार करना, यही क्या होता है हमारा समास। ठीक है, मतलब कि संक्षेप में भाषा में समास का प्रयोजन कम शब्दों में अर्थ का विस्तार करने के लिए किया जाता है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है किसको, अंग्रेजी को, पंजाबी को, उर्दू को या फिर हिंदी को। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, देवनागरी लिपि में हम किसको लिखते हैं, हिंदी को। इंग्लिश को किस में लिखा जाता है, रोमन लिपि में। देवनागरी एक लिपि है जिनमें अनेक भारतीय भाषाएं, कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती है, जैसे कि संस्कृत है, पाली है, हिंदी है, मराठी है और सिंधी है, बोडो। ठीक है, इसको लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाज़ों की पहचान से शुरू होती है। ठीक है, ये कथन है, ये क्या सत्य है, असत्य है या निरर्थक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू होती है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। भाषा में शास्त्रीय भाषा की स्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई है, हिंदी को, संस्कृत को या फिर तमिल को। तो शास्त्रीय भाषा में सबसे पहले किसको, तमिल को प्रदान की गई। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है, तो इसका विकास हुआ है ब्राह्मी से, शौर्षणी, पाली, गुरुमुखी या फिर अपभ्रंशी। गुरुमुखी पंजाबी से हुआ है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ब्राह्मी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या क्या 54 है, गलत है। ठीक है, कितनी है, 52 है। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, गलत। किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर का। ठीक है, व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, और फिर देखेंगे स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या से अधिक है, नहीं। ठीक है, व्यंजन की संख्या अधिक है स्वर की संख्या से। फिर देखेंगे स्वर ध्वनियाँ व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती है, यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते, है ना। व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे हमने कहा का, तो का एक क्या है, व्यंजन है। इसका में भी क्या छुपा है, आ, आधा का धन आ, ये आ इसमें क्या छुपा है, स्वर। ठीक है, तो इसका और आ से ये पूरा का व्यंजन बना हुआ है। नेक्स्ट अगला देखेंगे फिर हम वर्णमाला। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। वर्ण क्या होता है, तो ये देखेंगे व्यंजन व स्वर को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क है, आ है, ठीक है, ए है, ई है,
और हो गया ग, ठीक है। तो इसमें ग क्या एक व्यंजन है, का एक व्यंजन है, आ स्वर है, ए स्वर है, ई स्वर है। तो इन स्वर और व्यंजन को हम संयुक्त रूप से ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे क है, खा है, ये सभी क्या है, वर्ण है, ठीक है। जिसके और कोई भी खंड या फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, आ है, ई है, क है, च है। क्या इसका कोई खंड किया जा सकता है, नहीं, ठीक है। इसका कोई खंड नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ लिखा होता का, तो इसका में आधा का और आ का हम खंड कर सकते थे। यहाँ पर देखेंगे आधा का और आधा चा लिखा है, तो इसका कोई भी खंड और नहीं किया जा सकता। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखेंगे स्वर, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 स्वर होते हैं, ठीक है। 11 स्वर में से कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये सभी क्या है, 11 स्वर है। अयोग वाह 2 है, अम और आहा, ठीक है। अम और आहा ये दोनों क्या है, ये दोनों अयोग वाह है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर देखेंगे संयुक्ताक्षर में छ, त्र, ज्ञ, ठीक है, और श्र, ये क्या है, संयुक्ताक्षर है। ये कितने होते हैं, इनकी संख्या है 4, ठीक है। द्वित्व उच्छिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन जिसको कहा जाता है, अढ़ा और अढ़ा, ये कितने होते हैं, 2, ठीक है। इस तरह से कुल वर्ण की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। अब देखेंगे क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। और फिर देखेंगे च वर्ग में कौन कौन से आएंगे, च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है। ट वर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, ठीक है। उसमें व्यंजन है श, श, ह, ठीक है। स, श, श, ह, ये क्या है, हमारे उष्म व्यंजन है। अब हम सबसे पहले देखेंगे स्वर वर्ण। परिभाषा देखेंगे, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है। महर्षि पतंजलि के अनुसार स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग भवति व्यंजन मिति, अर्थात स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन उन पर क्या होता है, आधारित होता है या फिर आश्रित होता है। स्वरों की सहायता के बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। देवेंद्रनाथ वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय निःश्वास में कहीं कोई भी अवरोध नहीं होता, वो क्या होता है, हमारा स्वर। देवी शंकर द्विवेदी जी के अनुसार जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों में आने वाली वायु मुख विवर से अबाध गति से प्रवाहित हो जाती है और वायु मार्ग में किसी प्रकार की बाधा और विक्षोभ उत्पन्न नहीं होती, वो होता है हमारा स्वर। स्वर वह ध्वनियां हैं जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, ठीक है। फिर स्वाश्रित वर्ण को हम क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहते हैं। स्वाश्रित मतलब स्वयं पर जो आश्रित होता है उसको हम क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वर्ण अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उसको हम स्वर कहते हैं। स्वर लघुत्तम वाग ध्वनि होता है। हिंदी में लेखन के आधार पर स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, 13 है, ठीक है। आ है, छोटा आ, फिर बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई है, छोटा ऊ, दीर्घ ऊ, री है, ए, ओ, आओ, अम और आहा, ये दोनों क्या होते हैं, अयोग वाह होते हैं, अम और आहा, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अम और आहा ये दोनों क्या होते हैं, ये अयोग वाह होते हैं। फिर हम देखते हैं स्वर ध्वनियों की विशेषताएं। देखिए, स्वर अक्षरिक होते हैं अर्थात स्वर के द्वारा अक्षरों का ही निर्माण होता है। दूसरा, निकलने वाले वायु में किसी भी प्रकार का संघर्ष का अवरोध नहीं होता, वो स्वर होता है। स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, जैसे हम बोलेंगे आ, और आप व्यंजन का उच्चारण करके देखिए ख, तो ख बोलने के लिए हम तुरंत ही रुक गए, और स्वरों का उच्चारण हम देर तक कर सकते हैं, जैसे बोलकर देखिए ई, ऊ। तो इस तरह से हम स्वरों का उच्चारण देर तक कर पा रहे हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जाता है। उच्चारण में मुख विवर में अनुगुंज पैदा होता है, इसमें एक गुंजायमान होती है स्वरों में। फिर देखेंगे ऋश्व स्वर कौन कौन से हैं, ये इसको मूल स्वर भी कहा जाता है, आ, ई, उ और री, ठीक है। ये क्या है, ऋश्व स्वर है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, और मूल स्वर भी इसी को कहा जाता है। संयुक्त स्वर देखेंगे तो ए है, ओ है और अ है, आ और दीर्घ आ, ठीक है, ई, दीर्घ ई। तो आ और ई मिलकर क्या बनेंगे, आ और ई, ठीक है, ये मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से आ या फिर दीर्घ आ, ठीक है, और ए, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे। इसी तरह से देखें ऊ का निर्माण कैसे होगा, आ प्लस ऊ, इनका मेल होगा तो क्या बनेगा, हमारा ओ बनेगा। औ का निर्माण कैसे होगा,
आ और ओ, ठीक है, आ और ओ इनको मिलाकर क्या बन जाएगा, ओ। तो इस तरह से इनका निर्माण होता है। ये हमारे क्या है, संयुक्त स्वर है, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे दीर्घ स्वर को, जैसे दीर्घ स्वर कैसे बनेगा, आ और आ, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ, ठीक है, ये मात्रा, ठीक है, इसको कहा जाता है दीर्घ। फिर देखेंगे ई का निर्माण, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इस दीर्घ ई का निर्माण कैसे हुआ है, तो दो छोटा ई मिलकर बनेंगे दीर्घ ई, दो छोटा ओ मिलकर बनेंगे दीर्घ ओ। तो ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। मूल स्वर अभी हमने देखा वहाँ पर ऋश्व स्वर जिसको कहा जाता है, आ ई उ और री, इनकी संख्या कितनी है पूछा जाता है, 4, ठीक है। मौखिक स्वर कौन कौन से हैं, तो ये देखेंगे आ, दीर्घ आ और ई, ये हमारे क्या है, मौखिक स्वर हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम संयुक्त स्वर। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर। भिन्न भिन्न स्वर जैसे अभी हमने देखे आ और उ, ठीक है, ये अलग स्वर है, ये अलग स्वर है, इनको मिलाकर क्या बन गया, ओ। तो ये हमारे क्या होंगे, संयुक्त स्वर हो गए, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे अयोग वहा, अम और आह, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या कहलाता है, अयोग वहा, क्योंकि ये तो ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं और ना ही पूर्णतः व्यंजन होते हैं, ठीक है। हमेशा स्वर के बाद एवं इसको कहाँ पर, व्यंजन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। ये कहाँ आएंगे, कहाँ प्रयोग होंगे, सिर्फ स्वर के बाद और व्यंजन के पहले, ठीक है। ये पूछा जाता है स्वर के बाद और व्यंजन के पहले किसका प्रयोग होता है, अयोग वाह का स्टेटमेंट बना के इसको पूछा जाता है। अनुस्वार के देखेंगे तो स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है जिनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है, वो हमारा अनुस्वार है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे अम, यहाँ पर लिखें अम गु र, ठीक है, अंगूर जैसे लिखेंगे तो ये इसको हम स्वर के बाद प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। स्वर के बाद आने वाले ये क्या है, तो ये व्यंजन है जिनकी ध्वनि कहाँ से, अंग, ठीक है, नाक से हो रही है, तो ये हमारे हो गए अनुस्वार। अनुनासिक देखेंगे ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होगा, वो हमारा क्या होगा, अनुनासिक क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे चांद, ठीक है, चांद, चांद लिखिए यहाँ पर आंगन, ठीक है, चांद है आंगन, तो ये इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, नाक और मुंह दोनों से होगा, वो हमारा कहलाता है अनुनासिक। विसर्ग देखेंगे यह भी अनुस्वार की भांति स्वर के बाद आता है और यह उच्चारण में हा की तरह होता है। जैसे अतः, अतः, ठीक है, अतः में देखेंगे हा का उच्चारण हो रहा है ना, स्वतः, दुख, प्रातः, तो ये क्या है, विसर्ग है। फिर देखेंगे अनुनासिक वर्ण, इनके उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे या, ठीक है, ण, न और क्या है, मा, ठीक। तो ये हमारे क्या है, अनुनासिक वर्ण है जो सारे पंचमाक्षर होते हैं। अब देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, मात्रा उच्चारण के आधार पर, ये हम कल की क्लास में रखते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।